Good morning, students. Last class we have started the chapter 5 movement towards India, in which we have seen the different movements. और लास्ट में हमने देखा था डांडी यात्रा, और इसमें देखा था कि हाउ गांधी जी Gandhi ji broken the law of salt. Or today we are going to continue with the same chapter, in which we will start with Gandhi-Irwin Pact, Round Table Conference and Moratorium of Satyagraha. Gandhi-Irwin Pact. Irwin is Lord. It is Britishers. ब्रिटिश को बिलोंग करने वाले को बिलोंग करते थे लॉर्ड इरविन। तो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में, जिसको नाम दिया गया था गांधी इरविन पैक्ट। तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, और इस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था वी विल सी इन दिस पैराग्राफ. So let's begin. Gandhiji was called upon by the Britishers for the Round Table Conference related to the constitutional structure and reforms. First Round Table Conference was held, but with the absence of Congress leader, it was futile. To reconcile with Congress, a pact between Gandhiji and Irwin was made, which was known as Gandhi-Irwin Pact, and it was made in 1931, in which permission of free collection or manufacture of salt by persons near the sea coast and permission of peaceful picketing were the main point. In the second roundtable conference, Gandhiji was the only representative from Congress, and Britishers has discriminating points for various religious committees, to which Gandhiji was deeply disappointed, and therefore the conference was dissolved. It means कि दो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, जिसमें से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को डिसॉल्व कर दिया गया था, और फर्स्ट राउंड टेबल जो है गांधी जी ने रिप्रेजेंट किया था, और इसमें सिर्फ कांग्रेस की तरफ से गांधी जी थे और कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। और इस जो राउंड टेबल में लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में एक रिकनसाइल विद कांग्रेस एक पैक्ट बना था, एक डील बनी थी गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में। वो बनी थी 1931 मार्च 1931 में। इस पैक्ट में ये परमिशन दी गई थी कि जो जितने नदी के किनारे, जो समुद्र के किनारे जितने लोग रहते हैं, उनको नमक मैन्युफैक्चरिंग और उसकी कलेक्शन और मैन्युफैक्चरिंग की परमिशन दी जाती है, और उनको किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। सेकेंड राउंड टेबल इसलिए डिसॉल्व कर दिया गया था क्योंकि उसमें बहुत तरह के रिलीजियस कमिटीज़ को ब्रिटिशर्स ने इन्वॉल्व किया था, जिससे गांधी जी बहुत डिसअपॉइंट हुए, और जिसकी वजह से इस कॉन्फ्रेंस को डिसॉल्व कर दिया गया। फिर आया क्विट इंडिया मूवमेंट। क्यों क्विट इंडिया मूवमेंट, क्यों ये मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया गया, इसके पीछे क्या रीज़न था, वी विल सी इन दिस पैराग्राफ. Keeping in mind the World War situation, the Congress Working Committee decided to end the individual satyagraha, which has been ended in 1942 January. The British government attempted to deceive people of India by Cripps Commission. So Indians were angry and dejected. Therefore, people of India no longer had faith in the British rulers. They assumed that the British do not wish to quit India. Gandhiji advised the people to come out of despair and be prepared to give a new and last fight. अब जो कांग्रेस कमेटी थी, उन्होंने जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की सिचुएशन को ध्यान में रखा, वर्ल्ड वॉर के बारे में सोचा, तो उन्होंने सत्याग्रह को क्विट कर दिया। जो इंडिविजुअल सत्याग्रह जो अलग अलग कांग्रेस कमेटीज़ के मेंबर्स कर रहे थे, उनको ख़त्म कर दिया। और फिर उन्होंने ये देखा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो ऐसी ऐसी बातों में लोगों को फंसाना चाह रही थी, ऐसी ऐसी बातें कर रही थी जो किसी तरह से सच नहीं था। और वो किस बारे में कह रही थी, और वो था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स देखिए, जो ब्रिटिशर्स के जितने मिशंस थे, वो उनके किसी न किसी पर्सन से रिलेटेड थे। ये क्रिप्स जो है, लॉर्ड क्रिप्स थे, ब्रिटिश कंपनी को बिलोंग करते थे, और उनके मिशन को
उनके मिशन के थ्रू ब्रिटिशर्स इंडियन को डिसीव कर रहे थे, यानी ऐसी बातें, ऐसे फैक्ट जो कभी भी सच नहीं हो रहे थे। तो इन सब को सुन के, मतलब उस मिशन के थ्रू ऐसे वादे किए जा रहे थे जो कभी भी सच नहीं हो सकते थे, जिनको कभी भी वो पूरा नहीं कर सकते थे ब्रिटिशर्स। और इस मिशन की वजह से इंडियंस जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और इस मिशन का क्या करने लगे, रिजेक्ट करने लगे। और फिर जो इसके बाद से जितने इंडियंस थे उनका ब्रिटिशर्स के ऊपर से ट्रस्ट ख़त्म हो गया और वो मान लिए कि ब्रिटिशर्स आसानी से हिंदुस्तान नहीं छोड़ेंगे। फिर गांधी जी ने उन सारे हिंदुस्तानियों को, जितने पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनको एडवाइस किया कि एक और कोशिश, लास्ट फाइट करना है ताकि हम ब्रिटिशर्स को हिंदुस्तान से निकाल सकें। On August 9th, 1942, resolution of Quit India movement was passed in the Working Committee of Congress held at Mumbai. On the second day of the resolution, Gandhiji, Vallabhbhai Patel, Jawaharlal Nehru, Maulana Azad and other eminent Congress leaders were arrested. Newspapers were banned. Regional and district level Congress leaders were arrested simultaneously. Arrest of Gandhiji and other leaders resulted the nationwide strike, and to this Gandhiji said, "This is the last fight in my life, and therefore people of India should make all attempt to achieve independence." He gave a slogan, "Do or die." क्या हुआ? 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन लिया गया, और जिसमें सारे कांग्रेस वर्किंग कमिटीज़ जो थे वो सब थे, और ये रेजोल्यूशन मुंबई में लिया गया। और रेजोल्यूशन के सेकेंड डे ही, जैसे ही रेजोल्यूशन लिया गया, रेजोल्यूशन के सेकेंड डे ही गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद को क्या कर लिया गया, जितने कांग्रेस लीडर्स थे उनको ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने अरेस्ट कर लिया। न्यूज़पेपर को बैन कर दिया गया, यानी न्यूज़पेपर नहीं छप रहे थे। जितने रीजनल डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने कांग्रेस लीडर्स थे उन सबको अरेस्ट कर लिया गया। और गांधी जी के अरेस्ट से एंड अदर लीडर्स रिजल्टेड इन नेशन वाइड, और जैसे गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर आई, पूरे देश में क्या हो गया, स्ट्राइक होने लगा। तो गांधी जी ने कहा कि ये मेरी ज़िंदगी का क्या है, आखिरी फाइट है, और इसलिए हिंदुस्तानियों को चाहिए कि वो किसी भी तरह से अपने हिंदुस्तान को क्या करें, आज़ाद करें। और उन्होंने एक स्लोगन दिया, डू और डाई, करो या मरो। फिर हुआ स्ट्राइक्स ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। अब जो हड़ताल होने लगी, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये जो आंदोलन हुआ, इस बीच में जो हड़ताल हुए उनमें क्या क्या हुआ, क्या इफेक्टिव हुआ, इसके बारे में इस पैराग्राफ में हम देखेंगे। The rural and urban regions of the country, including workers, farmers, youth, students, teachers, businessmen, and women, were in the forefront of this movement. Workers went on strike in factories, iron factories in Jamshedpur, and cotton mills at Mumbai and Madras too were in strike. 1 lakh mill worker of 75 cotton mill industries in Ahmedabad went on peaceful strike for 105 days. Colleges and schools observed strike for nearly 3.5 months. Markets in Ahmedabad were closed. इस क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जो स्ट्राइक हुआ उसका नतीजा ये हुआ कि बड़े बड़े मिल्स बंद हो गए, और ऐसा नहीं कि 1-2 दिनों के लिए, लंबे समय के लिए बंद हो गए। स्कूल कॉलेजेस 3-3 महीनों के लिए बंद हो गए। जो वर्कर्स थे वो सब स्ट्राइक पे चले गए, और ऐसा नहीं, पीसफुल स्ट्राइक, कोई शोर शराबा नहीं, बिल्कुल पीसफुल स्ट्राइक था। और इस जो स्ट्राइक में हर तरह के वर्कर्स, फार्मर्स, जितने यंगस्टर्स थे, स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, औरतों ने, सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और इस क्विट इंडिया मूवमेंट के में जो नुकसान हुआ वो क्या हुआ, वी विल सी। Anger against British government was being expressed from every nook and corner of the country. Suppression against peaceful people by the Britishers led to a violent situation, as people not only ransacked the post offices, telegram departments, police stations, railway stations, government buildings, schools and colleges, buildings, railway lanes,
bridges and roads but looted the assets and sets on fire the government properties. In this, railway incurred the heaviest losses. In many of areas people used bombs. अब इस क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, इस आंदोलन के दौरान जो स्ट्राइक हुआ, तो ब्रिटिशर्स ने लोगों को, दुनिया हिंदुस्तान के हर कोने पे ये स्ट्राइक हो रहा था और इस वजह से लोग शांतिपूर्वक स्ट्राइक कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इनको उकसाया, इनको मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से लोग वायलेंट हो गए और हर गवर्नमेंट सेक्टर में लोगों ने तोड़फोड़ और तबाही मचा दी और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान रेलवे को उठाना पड़ा। और बहुत सी जगहों पे तो लोगों ने बहुत से गवर्नमेंट सेक्टर्स को तो लोगों ने बॉम्ब से भी उड़ाने की कोशिश की। फिर नेक्स्ट वी विल सी फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट इन क्रशिंग द स्ट्रगल। इस स्ट्रगल से गवर्नमेंट ने को, मतलब ये जो मूवमेंट था, इसकी वजह से गवर्नमेंट कैसे मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट किस तरह से फेल हुई, उसकी जो स्ट्रगल था वो क्या था, ये देखते हैं। The government tried to suppress the movement with hard hand. The struggle started from a small end to a large extent by ransacking government system. More than 70,000 people were imprisoned, 538 gunshots were fired, 1,028 people lost their lives, 3,200 people were injured. Students were injured in gunshots, especially in Ahmedabad and Patna. A unique political consciousness was created among the people. This movement gave a clear warning to the British government and a message to the world at large that India cannot be enslaved anymore. The struggle really signaled by the people of India to Britishers to quit India. The people of India now wanted full independence. The amendment for dominion status was almost invisible by this struggle. After a struggle of 5 years, India achieved independence. जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, इसमें जो नुकसान हुआ और उसके बाद से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हर तरह से कोशिश की लोगों को दबाने की, लोगों को मारने की, लोगों को परेशान करने की, वायलेंट करने की, जिसमें उन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने छोटे मतलब स्मॉल रैंक से लेके बड़े, मतलब अपने तरफ से हर तरह की कोशिश कर दी। छोटे से छोटा सज़ा भी दी और बड़ी से बड़ी सज़ा भी दी। जैसे इसमें 70,000 लोगों को जेल भेज दिया गया, 538 लोगों को गन शॉट यानी खड़ा करके बंदूक से मार दिया गया, 1028 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, 3200 लोग घायल हुए, बहुत सारे स्टूडेंट्स अहमदाबाद और पटना में बहुत ज़्यादा ही इंजर्ड हुए। लेकिन लोगों के मन में, लोगों के दिल में, हिंदुस्तान के हर कोने में अब ये इरादा हर हिंदुस्तानी के मन में ये हो चुका था कि अब हमें पूरी तरह से आज़ादी चाहिए। और इस डोमिनेंट स्टेटस की वजह से एक अमेंडमेंट पास हुआ और ब्रिटिशर्स ये समझ गए कि अब हिंदुस्तानी हार नहीं मानेंगे, ये अपना हिंदुस्तान आज़ाद करा के ही रहेंगे। और 5 साल के इस स्ट्रगल के बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। फिर इसमें आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस का क्या रोल है, इसके बारे में हम देखेंगे। Subhash Chandra Bose was born in Cuttack in Odisha state on 23rd January 1897. His father Rai Bahadur Janki Nath Bose was government lawyer in British judiciary. His mother Parvati Devi was philanthropist. Prediction was that this Bengali lad will become sincere servant of Britishers, but he went on to become a staunch freedom fighter against British Empire. After passing examination with good marks from Calcutta Presidency College, he went to England for further studies. He passed the very difficult ICS examination at 4th number and returned to Calcutta. Seeds of revolution were planted in his mind due to the insulting attitude and pride of British professors at the Presidency College towards the Indians. He was very much interested in the Indian independence struggle. He became an active member of National Assembly. He joined the Swaraj Party in 1923. तो इस पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं,
सुभाष चंद्र बोस की वो कौन थे और उनकी लाइफ क्या थी और वो कैसे इस इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के स्ट्रगल में इन्वॉल्व हुए। तो उनका बर्थ उड़ीसा के स्टेट में हुआ था 23 जनवरी 1857 को, और उनके फादर जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में लॉयर थे। माँ जो थी उनकी फिलेंथ्रोपिस्ट थी, और ऐसा माना जाता था क्योंकि इनके फादर ब्रिटिश गवर्नमेंट में अच्छे पोस्ट पे लॉयर थे, तो ऐसा माना जाता था कि ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट में ही ब्रिटिशर्स के ही सर्वेंट बनेंगे। लेकिन इन्होंने अच्छे जब पढ़ाई की उन और अच्छे रैंक से पास हुए, फिर इंग्लैंड गए आगे की पढ़ाई करने के लिए, और उन्होंने ICS इंडियन सिविल सर्विस के एग्ज़ाम पास किया। तब उसके बाद से वो कलकत्ता आए, और उनके अंदर ये रेवोल्यूशन जो है, हिंदुस्तान को आज़ाद कराने का जो रेवोल्यूशन है उनके मन में तब से चल रहा था जब उन्होंने ब्रिटिश प्रोफेसर्स को इंडियन लोगों के साथ मिसबिहेव करते हुए देखा था, और वो बहुत इंटरेस्टेड थे इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में इन्वॉल्व होने के लिए। और वो सबसे एक्टिव मेंबर भी, नेशनल असेंबली के सबसे एक्टिव मेंबर भी माने जाते थे। उन्होंने स्वराज पार्टी ज्वाइन की थी 1923 में, और वो बहुत पॉपुलर लीडर, यंग पॉपुलर लीडर भी बहुत जल्दी फेमस हो गए एज अ यंग पॉपुलर लीडर। He was in the top in civil disobedience movement and therefore jailed many times in 1938. At the young age of 41, he was elected as president of Congress convention at Haripura and showcased his ability. He left the Congress as difference of opinion with Gandhiji had increased, and he established a party, the Forward Bloc. सबसे यंग पॉलिटिशियन थे वो, और क्योंकि वो बहुत यंग पॉलिटिशियन थे तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा सिविल डिसोबीडियंस था, यानी वो अहिंसा पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, जिसकी वजह से वो बहुत बार जेल भी गए। और 41 की एज में ही वो कांग्रेस कन्वेंशन के क्या बन गए, प्रेसिडेंट बन गए। सूरत से उन्होंने लीड किया कांग्रेस को और अपनी काबिलियत को दिखाया, और उन्होंने कांग्रेस को बहुत जल्दी छोड़ भी दिया क्योंकि उन्होंने ये देखा कि गांधी जी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद गांधी जी, उनकी जो राय है वो गांधी जी से बिल्कुल नहीं मिलती थी, क्योंकि गांधी जी बिलीव्ड ऑन नॉन वायलेंस और वो बहुत वायलेंट थे। टू अवेकन plebiscite against Britishers, he traveled most of the region of India. He was arrested under Indian Defence Code and imprisoned. During imprisonment, he was ill-treated. He was imprisoned at his place of residence as his health was deteriorating since he was fasting unto the death. He traveled in the disguise of Pathan from Calcutta via Peshawar, Kabul, Iran, and Russia. Later on, he reached Berlin, Germany, 28th March 1942. Indians living in Germany gave him warm welcome. He urged the people of India through Berlin radio to fight against British Empire. He also met Hitler in Germany and discussed in detail about the independence of India. He then went to Rome and Paris to establish military unit for the independence of India and recruited 3,000 इंडियंस। क्या हुआ, क्योंकि वो नॉन वायलेंट थे तो उनकी सोच और गांधी जी की सोच मैच नहीं करती थी, जिसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, और अब उन्होंने अपनी खुद की एक ब्रिटिशर्स को हिंदुस्तान से निकालने के लिए अब उन्होंने ठान लिया था, और इसके लिए वो हिंदुस्तान के हर कोने पे गए, हर जगह, हर रीजन में गए, और इस वजह से वो बहुत जगह हिंदुस्तान में बहुत जगह अरेस्ट भी किए गए। एक बार तो उनकी बहुत ज़्यादा फास्टिंग की वजह से, हड़ताल की वजह से, उनकी बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब होने की वजह से भी वो अपने घर में भी अरेस्ट किए गए। उन्होंने अलग अलग जगहों का ट्रैवल किया, जैसे पेशावर, काबुल, ईरान, सब जगह गए। बर्लिन जब वो पहुँचे तो वहाँ, जर्मनी जब वो पहुँचे तो वहाँ पे हिंदुस्तानियों ने उनका बहुत वार्म वेलकम किया, और उन्होंने वहाँ पे रेडियो के माध्यम से, रेडियो के थ्रू इंडियंस को बहुत फोर्स किया ब्रिटिश एम्पायर से लड़ने के लिए।
और वो जर्मनी में हिटलर से भी मिले और उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के बारे में डिस्कस भी किया. He then went to Rome and Paris to for what? For the proper military. और वहाँ पे उन्होंने 3000 इंडियंस को मिलिट्री की ट्रेनिंग दी और रिक्रूट किया. Ras Bihari Bose, a revolutionary living in Japan, chained all the organization and established Indian Independence League. To make India free, Azad Hind Fauj was set up. A presence of 100 Indian delegates from Malaya, Japan, Sumatra, Java, Hong Kong, Borneo and Andaman, Burma were in the organization. और फिर उन्होंने क्या, जब वो 3000 इंडियंस को उन्होंने रिक्रूट किया एज अ मिलिट्री, फिर रास बिहारी बोस उन रेवोल्यूशनरी जो इंडो जापान में रहते थे, उन्होंने भी एक चेन ऑर्गेनाइज की और उस इस्टेब्लिश, और उसके बाद से उन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को इस्टेब्लिश किया. और इस लीग के थ्रू वो लोग चाहते थे कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराया जाए. और फिर उन लोगों ने आज़ाद हिंद फौज को सेटअप किया और जिसमें 100 इंडियन डेलीगेट्स को इन्वॉल्व किया गया जो अलग अलग जगहों से थे, और वो बर्मा, मलाया, सुमात्रा, जावा, इन सब जगहों से थे. एंड इन दैट मोहन सिंह, अ वॉर प्रिजनर अरेस्टेड बाय जापान, was also present. Moreover, Ras Bihari Bose voluntarily retired as head of INA. और आज़ाद हिंद फौज में एक ऐसा बंदा भी था जो कि जापान में कैदी था और जिसका नाम मोहन सिंह था. नेक्स्ट इज आज़ाद हिंद फौज एंड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग. अब इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आज़ाद हिंद फौज के हिंदुस्तान के आज़ाद होने में, इंडिपेंडेंसी में क्या रोल था, ये देखेंगे. After breaking the tight British security, Subhash Chandra Bose cleverly reached Japan from Berlin in a submarine in 1943. Moreover, Ras Bihari Bose of Indian Independence League invited Subhash Chandra Bose to be the head of this league. It was decided that in this forge only Indian soldiers and officers would be there and it would fight for independence of India. Japan would provide every kind of help for the Indian freedom. It was promised that as Japanese army advances towards India capturing Indian provinces, provisional governments would be formed and Japan would give them recognition. अब सुभाष चंद्र बोस क्योंकि बहुत बार जेल जा चुके थे तो ब्रिटिशर्स की उनके ऊपर बहुत कड़ी नज़र थी, तो उनके टाइट सिक्योरिटी के बाद भी सुभाष चंद्र बोस जापान पहुँचे बर्लिन से, और वहाँ पे रास बिहारी बोस ने चाहा कि सुभाष चंद्र बोस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को लीड करें. और ऐसा ये डिसाइड किया गया कि इस हिंदुस्तान जो आज़ाद हिंद फौज है इसमें सारे इंडियन सोल्जर्स होंगे और ऑफिसर्स भी इंडियंस होंगे. और जो जापान थी उसने इंडियन फ्रीडम को हर तरह से हेल्प करने के लिए प्रॉमिस किया. फिर on July 2nd, 1943, Subhash Chandra Bose went to Singapore from Japan and there he was elected as the President of Indian Independence League on July 4, 1943. Moreover, Ras Bihari Bose voluntarily retired as head of Indian National Army and appointed Subhash Chandra Bose as head of INA. Indians residing there got a proper and able leader for freeing their motherland. Since then, Subhash Chandra Bose was called Netaji. In his speeches and on radio, he gave slogan "Chalo Delhi" and "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा." With his skillful guidance, he formed the parallel government. He tried to convince and urge the Indians residing in Southeast Asia to sacrifice everything for the struggle of independence of India. अब क्या हुआ, 2 जुलाई 1943 को जब सुभाष चंद्र बोस जापान से सिंगापुर पहुँचे तो वहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए 4 जुलाई 1943 को. क्योंकि रास बिहारी बोस जो पहले इसके हेड थे, जो लीड कर रहे थे, वो रिटायर हो गए और सुभाष चंद्र बोस को उनकी जगह दे दी गई. और वहाँ पे जो हिंदुस्तानी रह रहे थे उनको सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा कि
वहाँ पे जो इंडियंस थे उनको वो लीड करने लगे। उनकी हर हिंदुस्तानी ये चाहता था, देश के किसी भी कोने का हर हिंदुस्तानी ये चाहता था कि उसकी मातृभूमि आज़ाद हो। और वहीं से उनको एक नाम मिला नेताजी। और वो अपने स्पीचेस में कुछ स्लोगन्स कहते थे, चलो दिल्ली या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इनके इस गाइडेंस में बहुत सारे लोगों ने क्या किया, बहुत से गवर्नमेंट क्या हो गए, बहुत सारे लोग मिलके एक गवर्नमेंट बन गई, मतलब एक तरह से उनकी सरकार हो गई, वो जैसा चाहते थे वैसा होने लगा। उन्होंने बहुत कोशिश की कि साउथ ईस्ट एशिया में रहने वाले हर हिंदुस्तानी को उन्होंने फोर्स किया कि वो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हर तरह की सैक्रिफाइस और स्ट्रगल करें। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट बाय सुभाष चंद्र बोस। अब जो सुभाष चंद्र बोस ने जो गवर्नमेंट का एस्टैब्लिशमेंट किया था, प्रोविजनल गवर्नमेंट का, उसका कैसे एस्टैब्लिशमेंट हुआ वो हम देखते हैं। Subhash Chandra Bose formed the Provisional Indian Government and he became its Prime Minister and head of army. He allotted other departments to his companion and formed a cabinet. This government was recognized by Japan, Germany, Italy, nationalized China and Burma. This government recognized Hindi as a national language and tricolor as national flag. It was decided to have income by assisting Japan, independent rule and by property tax. Netaji visited Andaman and Nicobar Island and named it as Shaheed and Swaraj. कैसे हुआ इस प्रोविजनल गवर्नमेंट का एस्टैब्लिशमेंट? सुभाष चंद्र बोस ने इस प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया और वो उसके प्राइम मिनिस्टर बने और आर्मी के हेड थे। और उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट को अपने ही लोगों को, कैबिनेट को अलग अलग डिपार्टमेंट कैबिनेट बनाए और अपने ही लोगों को अलॉट किया। और उस गवर्नमेंट को जापान, जर्मनी, इटली और जो बर्मा, चाइना, ये लोग क्या कर रहे थे, रिकग्नाइज़ कर रहे थे। इनको जो फाइनेंशियल हेल्प दे रही थी वो कौन दे रहा था? जापान की तरफ से हो रहा था। और इस गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि इस हिंदी जो है इस गवर्नमेंट की नेशनल लैंग्वेज होगी और ट्राई कलर जो होगा वो नेशनल फ्लैग होगा। और इंडिपेंडेंट रोल जो भी इंडिपेंडेंट रोल होगा वो प्रॉपर्टी टैक्स होगा। नेताजी अंडमान और निकोबार आइलैंड भी पहुँचे और वहाँ पे उन्होंने उसे क्या नाम दिया, शहीद और स्वराज्य। So this is enough for today. In next class we will continue with the next topics. Till then take care. और अभी अगर आपको इसमें अभी जितना भी पढ़ा है, if you want me कि मैं इसको फिर से explain करूँ, then let me know. I will explain it again. Till then take care. एक बार go through कीजिएगा आप लोग प्लीज़, और फिर कोई प्रॉब्लम आए तब मुझे बताइएगा। Till then take care and have a nice day.